प्यारे बच्चों, इसके पिछले टर्म में मैंने बड़े विस्तार से आपको बताया था कि किस प्रकार से केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच और वैलेंस बॉन्ड के अप्रोचेज़ हैं, जिससे कि हम केमिकल बॉन्डिंग को बताते हैं। इस सेकेंड पार्ट में हम आपको एक समरी देना चाहते हैं। वो बेसिकली इसलिए कि कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे कुछ शॉर्ट नोट्स और डिफरेंसेस और अलग अलग पूछे जाते हैं, तो उसको आप बेहतर तरीके से लिख सकें, तो उसको हम कंपैरेटिवली आपको बताना चाहते हैं समरी के रूप में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के रूप में जहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि लिखा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज अ मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है ना, एंड दैट इज यूज टू डिफाइन द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ द एटम इन द मॉलिक्यूल। ठीक है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन द लोकलाइज्ड बॉन्ड अप्रोच। ये बेसिक अंतर है। लोकलाइज्ड बॉन्ड अप्रोच in which it assumes that electron in a molecule occupy the atomic orbital for the individual atom। जो बेसिक अंतर था मैंने उस समय भी एक्सप्लेन किया था। यहाँ इंडिविजुअल एटम की बात हो रही है, और जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअल एटम की बात नहीं होती, टोटल मॉलिक्यूल की बात होती है। एज द केमिकल बॉन्डिंग थ्योरी इज एक्सप्लेन द बॉन्डिंग बिटवीन द टू एटम्स is causes by overlap of the half filled atomic orbitals। ये कोवेलेंट बॉन्ड की बात है, इसलिए हाफ फील्ड की बात हो रही है। लेकिन सेम बैलेंस बॉन्ड अप्रोच अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात होगी तो वैसे में क्या होगा, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होगा और दूसरा वैकेंट होगा, जैसा कि आप लोग कॉम्प्लेक्सेस में देखते हैं। द टू एटम्स शेयर ईच अदर्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ अ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना, एंड बॉन्ड टुगेदर। क्यों हाइब्रिड ऑर्बिटल की क्यों बात आती है? जब हम मिक्स करते हैं ऑर्बिटलों को, जब शेयरिंग होती है तो उसके साथ क्या होते हैं, शेयरिंग के साथ मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इस चीज़ को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जी कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, वो है उसका डायरेक्शनल कैरेक्टर का। डायरेक्शनल कैरेक्टर तब तक नहीं आ सकता जब तक कि ऑर्बिटल आपस में मिक्स न करें, क्योंकि डायरेक्शनल कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड में नहीं होते और ऑर्बिटल स्वयं डायरेक्शनलाइज होते हैं। आप जानते हैं पी एक्स पी वाई और पी जेड में डायरेक्शनलाइज होते हैं, इसलिए जब वो मिक्स करते हैं, शेयर करते हैं, तो जो उनके कारण जो बॉन्ड बनते हैं वो भी उसमें भी डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग का ये डायरेक्शनल कैरेक्टर, इसीलिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि sp हाइब्रिड अगर हो गए तो इसका मतलब क्या है, उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर है और लीनियर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है ना। sp2 अगर हो गया हाइब्रिडाइजेशन तो उसमें क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर ऑर्बिटल बनेगा, ये तय है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात इसमें की जा रही है बैलेंस में, जबकि इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात नहीं की जाती आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये दोनों आपस में जुड़ करके बॉन्ड बनाते हैं और हाइब्रिड अप्रोच देते हैं। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स द पार्ट ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इनफैक्ट अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को, तो बेसिकली उसमें सिग्मा पाई इस तरह की स्पेसिफिक, ठीक है, ऑर्बिटल टाइप्स होते हैं कि लिगेंड फील्ड जो ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन है वो सिग्मा टाइप है कि पाई टाइप है, लेकिन बेसिकली जो स्ट्रिक्ट अप्रोच सिग्मा और पाई का होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में नहीं मिलता। और इसलिए आपको ये देख रहे हैं कि ये किस प्रकार से ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये दो मॉलिक्यूल एटम को आप मिल करके मॉलिक्यूल बनते हुए देख रहे हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दूसरे तरह का अप्रोच है। इज़ द बेसिक थ्योरी दैट यूज टू डिफाइन द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल बाय यूज द हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये काल्पनिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आगे आप देखेंगे तो लीगेंड फील्ड थ्योरी बनेगी, और तो इसलिए अभी आप जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात कर रहे हैं वो क्या है, बेसिकली कि हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक हम अप्रोच करते हैं, ठीक है ना। इट इज़ द हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमेशा मानते हैं, क्योंकि अभी जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ऐसा नहीं है कि केवल लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं। मैंने आपको पिछले टर्म्स में
आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन हम लीनियर कॉम्बिनेशन के अप्रोच को लेके चलते हैं, इसलिए कंप्लीट बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं। तो द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी is the way to looking the structure of the molecule by using the molecular orbital that belongs to the molecule as a whole rather than the individual atom। ये पूरे उसको मान के चलता है, पूरे मॉलिक्यूल को मान के चलता है। when the simple bonding occurs between the two atoms, the pair of electron forming the bond occupies the molecular orbitals, that is the mathematical combination। ये आप ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिकल कम्बिनेशन ऑफ द टू वेव फंक्शंस, ठीक है ना, मैथमेटिकली इनको कंबाइन किया गया ऑफ द टू वेव फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द टू एटम्स, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अप्रोच है, और वो आप यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग अप्रोच में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप देख रहे हैं कि अगर बॉन्डिंग फेज़ में जुड़ता है तो किस तरीके से होता है, और एंटी बॉन्डिंग फेज़ में जुड़ता है तो किस तरीके से होता है। तो वो आप ध्यान से देख रहे होंगे, जैसे यहाँ देख रहे हैं दोनों की एनर्जी समान है, ठीक है ना, दोनों हाइड्रोजन के एटम के अगर ये बॉन्डिंग फेज में जुड़ता है, यानी प्लस साइन और प्लस साइन दोनों रहते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और अपोजिट फेज में जुड़ता है तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको बन रहा है। यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ये नोड्स आपको दिख रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये बॉन्ड नहीं है। और यहाँ क्या है, देखिए नोड्स नहीं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसका मतलब ये क्या है, बॉन्ड है। तो इस प्रकार से ये हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच को देखते हैं। अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये देखने का प्रयास करें कि दोनों में कंपैरेटिव क्या है, तो बेसिक रूप से दिखाई दिया जाएगा। जो कंपैरेटिव अप्रोच के रूप में देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, अगर आप इन्वेंटर को छोड़ दीजिए तो आपको क्या दिखाई देगा कि द बैलेंस बॉन्ड थ्योरीज डिफाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वेयर एज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डज नॉट डिफाइन एनी अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट ही यही है कि एटम के ऑर्बिटल जिंदा है अभी, तो अगर एटम के ऑर्बिटल जिंदा है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। और हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा तो वैसे में क्या है कि एटम के ओरिजिनल ऑर्बिटल बचे हुए हैं तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एटम के ओरिजिनल ऑर्बिटल समाप्त हो जाते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन ओनली बी अप्लाइड टू द डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, वेयर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आल्सो। इनफैक्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक्सटेंशन को देखेंगे तो उनको भी, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में CH4 को देख रहे हैं, तो उसमें भी हमने मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने प्रयास किया है कि हाइब्रिडाइजेशन के रूप में उनको हम बता सकें कि किस प्रकार से होता है। लेकिन बेसिकली वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपके पूरे उसको एक्सप्लेन करते हैं। इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड ऑन द टू एटम्स एंड नॉट द molecule, while the molecular orbital theory the bonds are localized on both atoms and the molecules, इसलिए वो पूरी तरीके से स्प्रेड आउट होता है। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन अबाउट द मॉलिक्यूल ऑक्युपाइंग द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वेयर इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन अबाउट द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हेन फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल, यानी बिल्कुल मिक्स होकर के वो अपना ओरिजिनल एंटिटी खो देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, वो बेसिकली इसमें देखा जाता है। In valence bond theory, the resonance plays an important role, whereas in molecular orbital theory, resonance does not प्ले एनी रोल। इसका मतलब अगर आप बेंजीन के रेजोनेंस को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से नहीं कर पाएंगे, आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से करना पड़ेगा। जो और लेकिन स्टेबिलिटी को अगर आप डिफाइन करेंगे तो आप देखेंगे, अभी मैं इसके बाद आपको अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर आपका लूँगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से जो आपने आपके सिलेबस में है कि एक्सटेंशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो यदि हम देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि जो स्टेबिलिटी को डिफ़ाइन करने का तरीका है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बेटर है। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो एक्सप्लेन कर रही है वो अगर किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रही है तो आप देख रहे हैं कि उसके लिए उसको जो सहारा लेना पड़ रहा है वो क्या है, वो रेजोनेंस का है। जबकि वास्तव में रेजोनेंस
को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं बताती कि उसमें किसी प्रकार का रेजोनेंस होता है। तो इस प्रकार से इसमें आप देखते हैं कि बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आप जाएंगे तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि रेजोनेंस के द्वारा जो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बताई जाती है वो इनफैक्ट उतनी वहाँ तक नहीं जा पाती जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल डाटा से आता है, वहाँ तक नहीं जा पाती। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा के नज़दीक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा है, ये मैं आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगा। उसके बाद द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एटम्स विच आर involved in the bond formation maintain their individual characteristics and nature. In contrast, the molecular orbital theory, atomic orbitals which form the molecular orbital does not retain their individual characteristics. ये सारे पॉइंट्स मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ताकि शार्ट नोट्स और बाकी उसमें आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकिए, ठीक है ना। इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन, वेयर इज़ इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देयर इज़ द, ये एक्सप्लेन करेगा क्यों, कैसे करेगा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को। मैं आपको जब अगले लेक्चर में, जब बाद में जो आपके सिलेबस में है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करिए, तो उसमें मैं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम के साथ ही इसको दिखा दूंगा। वैसे आपको यहाँ पर अभी तत्काल में हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि अगर आप कल्पना करते हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन रहा है तो इसका मतलब O2 है। O2 का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के पास जो उसके एटम होते हैं, अगर उसके एटम को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं, यानी P4 का कन्फिग्रेशन अगर बनेगा तो वैसे में 2 ऑर्बिटल आपको मिल जाएंगे जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, और दोनों ऑक्सीजन के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल हैं वो जब कंबाइंड करेंगे तो दोनों पेयर्ड हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही दोनों पेयर्ड होंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। जबकि एक्सपेरिमेंटल डाटा कहता है कि वो पैरामैग्नेटिक है। तो उसके पैरामैग्नेटिक नेचर को आपको अगर एक्सप्लेन करना है तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच को देखना पड़ेगा। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच में एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं वो अनपेयर्ड रह जाते हैं, इसलिए वो आपको पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर देता है। तो इस प्रकार से हम उसको बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे आगे जब हम आपको मॉलिक्यूल्स डिफाइन करेंगे एमओ डायग्राम के द्वारा, जो आपकी सिलेबस में है। होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल दोनों को जब एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें एनर्जी लेवल डायग्राम के साथ उसको बताएंगे। In valence bond theory, the resulting molecular orbitals is obtained by the combination of the 2 wave function of the 2 unpaired electrons. On the other hand, in molecular orbital theory, the formation of molecular orbital is based on linear combination of atomic orbitals. ये अप्रॉक्सीमेशन मेथड, ये क्या है, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मैंने पिछले टर्म जो लेक्चर लिया था उसमें आपको मैंने दिखाया था कि किस प्रकार से लीनियर कम्बिनेशन होते हैं। तो उसमें या तो सेम फेज में हम एक बार कम्बिनेशन को लेंगे और वैसे में क्या हो जाएगा, उनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी, वेव फंक्शन जो होगा उसका साई की वैल्यू बढ़ जाएगी, और वैसे में प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बढ़ेगा और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ख़त्म हो जाएगी। इसलिए तो उसको करते हैं। वेयर एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैलेंस शेल ऑफ द टू only takes part in the formation of the molecular orbital। तो अगले अप्रोच में हम देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है कि some of the valence electron are represented and not the shared and not involved in the formation of the molecule। तो इसका मतलब क्या है कि वो सभी के सभी जो उसमें जो एटम के होते हैं वो पूरे के पूरे क्या होते हैं, वो पूरे के पूरे इन्वॉल्व नहीं होते बॉन्डिंग के समय में। लेकिन अगर हम देखें इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल आर रिप्रेजेंटेड एज द
हैविंग टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग। ठीक है, आपको कुछ एग्जांपल्स में लिखाई देगा कि एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण वो नॉन बॉन्डिंग में नीचे पड़ा है, बट नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रह जाता, तो इसलिए उसमें पार्ट करते हैं। उसी तरीके से इन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एज सिंप्लिसिटी and covalency, especially in the terms of calculation, where in the molecular orbital theory, so the complex, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी आती है। यदि हम आपको आगे एनर्जी लेवल डायग्राम जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आप नहीं बता सकते। इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एनर्जी लेवल डायग्राम का कोई मतलब नहीं है, आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ शेयर करके और बॉन्ड बना रहा है। तो इस प्रकार कुछ कंपैरेटिव हमने आपको बताया कि अगर हम कंपैरेटिवली देखें, तो उसके बाद हम आपको कुछ बेसिक कंपैरिजंस बताएंगे। ये कुछ बेसिक कंपैरिजंस हैं, ये बेसिकली हमने इसलिए दे रहे हैं कि एक एक पॉइंट्स वाइज अगर आप देखना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन को देखना चाहेंगे, तो इट कैन ओनली बी अप्लाइड फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, इट कैन अप्लाइड फॉर द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आल्सो। तो इसका मतलब ये सब के लिए दिया जा सकता है। उसी तरह बॉन्ड लोकलाइजेशन इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, द बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड इन 2 एटम्स। तो डिफरेंट टर्म्स में हमने आपको ये दे रखा है उसके डिफरेंसेस को, जिसको कि आप कंपैरिजन करके पढ़ सकते हैं कि कंपैरेटिवली किसके साथ किस तरीके का अप्रोच है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और अदर जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो इस प्रकार से कुछ डिफरेंसेस, और जैसे कि आपका जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि कम्प्लेक्सिटी, और उसके बाद से वैलेंस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है उसको भी आप इसमें कंपैरेटिवली देख सकते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन एक एक करके तैयार होते चले, एग्ज़ाम पॉइंट्स आप व्यू थे। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने इस लेक्चर में आपको कंपैरेटिव समरी जो दोनों ही लेक्चर के थे वो आपने आपको बताई इसमें। अब अगले लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो आपके सिलेबस में लिखा है कि आयनिक टर्म्स किस तरीके से आते हैं उसमें कोवलेंट बॉन्ड में, और उसके कारण जो उसकी एनर्जी पे अंतर पड़ता है, जो बॉन्ड की एनर्जी और बॉन्ड लेंथ पे अंतर पड़ता है, उसको हम अगले टर्म